वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कंप्लीट यूनिट विद इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो जो भी एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस यूनिट में से, जैसी भी आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स इसमें से पूछी जाती हैं वो सब कुछ आपका इस वीडियो में होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ आप लोगों को अपने अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं और इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना है ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से यहाँ से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बेसिकली क्या होता है कि एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जिसके के आसपास नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल जो भी आयन होगा उसके साथ उसकी नॉर्मल वैलेंसी जो कि 2, 3, 4 होती है, उससे ज़्यादा जो है वो बॉन्ड्स फॉर्म हुए होते हैं और वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, दैट इज़ नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये है एक सेंट्रल मेटल एटम, ये इसके साथ जो ऑपोजिटली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं जैसे कि Cn नेगेटिव आयंस, जिन्होंने के इस मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, दीज आर नोन एज द लिगेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम, ये हो गए लिगेंड्स। ये सभी सेम भी हो सकते हैं और ये इसमें कोई और टाइप के लिगेंड्स भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस पूरी चीज को हम नाम देते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन ये है यहाँ पर आइडेंटिटी। और जो इसके बाहर आयंस हैं उसको हम बोल देते हैं यहाँ पर काउंटर आयंस। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा बन जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर 6 लिगेंड्स अटैच हुए हैं, तो इस सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, जब हम इस कॉम्प्लेक्स को, इस कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो आयंस जो बनते हैं वो यहाँ पर क्या होगा कि ये पूरे की पूरी टर्म एक ही रहेगी, इसके आयंस बिल्कुल नहीं बनेंगे, ये अंदर से बिल्कुल नहीं ब्रेक होगा। तो एक कंप्लीट पार्ट ये बनेगा आयन, बाकी के 4 बन जाएंगे हमारे Cl नेगेटिव, तो टोटल 5 आयंस जनरेट होंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, मतलब दिस होल स्फीयर इज स्टेबल। ठीक है, तो ये वहां पर एज ए आयन खुद ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ इन लिगेंड्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो भी लिगेंड्स अटैच हुए हैं, सो लिगेंड्स का मेनली क्या काम होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं टू द सेंट्रल एटम टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिडेंटेट भी हो सकते हैं लिगेंड्स जो कि सिर्फ एक बॉन्ड ही बनाए, वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओनली। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया जिसके पास के एक लोन पेयर होता है, या फिर हाइड्रोक्साइड आयन, या फिर Cn नेगेटिव आयन, या फिर NO2 नेगेटिव आयन, या फिर क्लोराइड आयन, ऐसे ही ब्रोमाइड आयन, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी। तो इन सभी की डेंटिसिटी कितनी बन जाएगी? 1। ये क्या होती है? डेंटिसिटी होती है कि वो कितने बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, फिर आ सकते हैं यहाँ पर डाई डेंडेट जो कि 2 बॉन्ड्स बना सकते हैं, जैसे कि ये है हमारे पास इथेन 1,2 डाई अमाइन, 2 कार्बन है, दोनों के साथ ही अमाइन ग्रुप्स हैं इसलिए डाई अमाइन। इसको इन शॉर्ट हम नाम लिख देते हैं, इसकी एब्रीविएशन यूज करते हैं EN, आल्सो नोन एज द इथाइलिन डाईअमाइन, बट इसका IUPAC नेम हम यही यूज करते हैं। ये 2 बॉन्ड बनाएगा, एक ये वाला N और दूसरा ये वाला N, तो इसकी डेंसिटी बन जाएगी 2। और 2 वाले में 2 एग्जाम्पल्स और हैं। सेकेंड है यहाँ पर ऑक्सालेट आयन है, ऑक्सैलिक एसिड से बना हुआ, ये दोनों ऑक्सीजन बनाएंगे बॉन्ड्स, इसको हम C2O4 के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C2O4। और या फिर है यहाँ पर ग्लाइसिनेट आयन। ठीक है, तो यहाँ से N बनाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन बनाएगा, इसको हम इन शॉर्ट लिखते हैं ग्लाइ। ठीक है, तो ये कुछ इनकी एग्जांपल्स थी, दैट इज द डाइडेंटेट। इससे भी ज़्यादा हो सकती है डेंटिसिटी, उन सबको हम बोल देते हैं यहाँ पर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। तो जैसे कि पॉलीडेंटेट में हमारे पास एग्जांपल है फॉर द EDTA, दैट इज द इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा कहते हैं कि एसीटेट। ठीक है, इसकी डेंसिटी 6 होती है, ये एक ही लिगेंड 6 बॉन्ड्स बना लेता है, EDTA। इसकी एग्जांपल आप लोगों ने याद रखनी है।
इसके अलावा हमारे पास होते हैं यहाँ पर एबीडेंट लिगेंड्स या फिर एबीडेंटेड लिगेंड्स। ये ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके पास बॉन्ड बनाने के दो ऑप्शन होते हैं, बट एट ए टाइम वो अपना वन ऑप्शन यूज कर लेते हैं। मोनोडेंटेट होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट लिगेंड्स विच कैन कोऑर्डिनेट विद सेंट्रल मेटल एटम थ्रू मोर देन वन साइड, ठीक है। उनके पास दो ऑप्शन है, जैसे कि ये है NO2, इसका ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना सकता है, यहाँ से N भी बॉन्ड बना सकता है, बट एट ए टाइम एक ही यूज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन दो है। ऐसे ही ये है CN, C भी बॉन्ड बना सकता है और N भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ऐसे दो दो ऑप्शन होते हैं। फिर आती है यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ द चिलेशन, ठीक है, या फिर इसे हम बोल देते हैं चिलेट इफेक्ट। जब कोई डाइडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड जुड़ा हो किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो वहां पर एक क्लोज्ड रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। जब कोई डाई और पॉलीडेंटेट, जैसे ये था, ठीक है, ये अपने 6 बॉन्ड बना लेगा, या फिर इससे पीछे हमने देखे थे वहां पर दो दो बॉन्ड्स वाले थे, ईथेन 1,2 डाइएमाइन वाले, ठीक है। तो उसके साथ क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम बोल देते हैं चिलेशन या फिर चिलेट इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, कोबाल्ट के साथ जुड़े हैं EN, ये 3 टाइम्स, मतलब टोटल बन गए 6 बॉन्ड, एक ने 2 बनाने हैं, टोटल बन गए 6 बॉन्ड। तो इसके साथ ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। चिलेशन कॉम्प्लेक्स को स्टेबल कर देती है, ओके। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर सोल्व करने की। मान लीजिए ये वाला है कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर EN जुड़ा है ये 3 टाइम्स, तो एक EN 2 बॉन्ड बनाएगा, दैट इज इट इज ए डाइडेंटेट लिगेंड, तो 2 × 3 कितना बन जाएगा, 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे ही फिर यहाँ पर है Br, एक Br एक बॉन्ड बनाएगा, 2 बनाएंगे 2 बॉन्ड, तो इसके 2 हो गए। तो EN 2 लगे हैं, तो एक EN 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 × 2 4 हो गया, तो ऐड करेंगे तो ये भी बन गया 6। ऐसे ही ये है हमारा ऑक्सालेटो, अभी हमने किया था ऑक्सैलिक एसिड से ऑक्सालेटो, तो इससे तो इसके साथ भी 2 बॉन्ड्स बनेंगे, 2 × 3 दैट इज द 6, ठीक है। तो ऐसे आपको कुछ सिंपल सी एग्जांपल्स को सोल्व करना है। तो इसके बाद हम इसकी कुछ IUPAC की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। IUPAC नेमिंग को सोल्व करते हैं, नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कुछ अनसोल्व्ड एग्जांपल्स हैं, तो इनको हम साथ में सोल्व करेंगे। तो प्लीज़ यहीं पर वीडियो को रोकें, इन सभी एग्जांपल्स को नोट डाउन करें और साथ में सोल्व करें, ठीक है। तो आपको साथ साथ में सोल्व करते जाना है अगर आपको इसको अच्छे से सीखना है, तो इन्हीं एग्जांपल्स में आपके सभी रूल्स हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये Cl2 है, इसका चार्ज इधर जाएगा, 2 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज बन रहा है 2 नेगेटिव और साथ में है 2 Cl और सॉरी यहाँ पर बनेगा 2 पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि Cl पर होता है नेगेटिव चार्ज। सो नाउ CO की ऑक्सीडेशन स्टेट हम मान लेते हैं x, अमोनिया की होती है 0, सो 5 × 0, Cl की होगी -1, ऊपर चार्ज है +2, तो ये तो हो गया 0, ये उधर जाएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन चुकी है +3। और आल्सो ये एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव चार्ज वाला, दैट इज इट इज ए कटाइनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कटाइनिक देखने के लिए आपको इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर वाला चार्ज ऑब्जर्व करना है। उसके साथ क्या होगा कि हम इसका नाम सिंपल ही कोबाल्ट ही यूज करेंगे। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो हम क्या यहाँ पर इसका नेम यूज करते कोबाल्टेट, ठीक है, उसके पीछे 8 लगा देते। तो सबसे पहले आपको नेम्स लिखने होते हैं लिगेंड्स के, वो भी हम कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। इसका नाम A से शुरू होता है, ठीक है, ए अमाइन है, इसका नाम C से, तो अमाइन को आगे लिखेंगे। कितनी बार जुड़ा है, दिस इज A है 5 टाइम्स, तो हम क्या लिखेंगे, पेंटा अमाइन। अमाइन में 2 M होंगे, याद रखिएगा जब यहाँ पर लिखना है नेम। क्लोराइडो है, एक बार क्लोराइडो, ठीक है। कोबाल्ट सिंपल, क्योंकि पॉजिटिव है ऊपर चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3, और बाहर जो है Cl लाइन, उनका नाम सिंपल क्लोराइड। एक ही लाइन में आपको कंप्लीट लिखना है नेम विदाउट एनी स्पेसिंग, ठीक है। तो ये इसका नेम बन जाएगा, ओके। ऐसे ही दूसरी एग्जांपल करते हैं। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा 3K पॉजिटिव, और कॉम्प्लेक्स पर चार्ज बनेगा FeCN6, ऊपर बनेगा 3 नेगेटिव। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आयरन की X, Cn की होती है -1, तो उधर लग गया -3, उधर जाकर ये वाली टर्म ऐड होगी तो ये बन जाएगा +3,
अब ऊपर चार्ज है नेगेटिव, तो इसका नाम हम यहाँ पर आयरन की बजाय फेरेट यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या नाम आएगा इसका? फेरेट। अगर ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो Fe का नाम हम यूज़ कर लेते आयरन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं पोटाशियम। जो बाहर आयंस हैं उसके लिए सिर्फ आपको उसका नेम यूज़ करना है, 2, 3, 4 वगैरह बिल्कुल नहीं देखना, जस्ट सिंपली पोटाशियम। ठीक है, अब इसका नाम शुरू करते हैं। Cn है 6 बार, तो हेक्सा। अब Cn के लिए हम यूज़ कर लेते हैं साइनो, मोस्टली यही यूज़ किया जाता है। कुछ बुक्स में साइन आइडो भी यूज़ किया जाता है, वो भी सही है। अब Fe का हमने यूज़ करना था फेरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3, बस। ठीक है, अब इसके बाद वाली एग्जांपल करते हैं। इसमें दोनों ही यानी कि कैटायन एंड अनायन दोनों ही एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, अब इनमें जब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को सोल्व करना है तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अमोनिया का चार्ज होगा 0 और इसका चार्ज होगा -2, सॉरी इसका होगा -1, सो 2 इंटू बन गया -2। तो ओवरऑल चार्ज हमारे पास बन रहा है 2, तो इसको अगर हम हाफ कर दें यानी कि 2 चार्ज बन रहा है इस तरफ है 0। ठीक है, तो 2 का हाफ यहाँ पर कितना कितना आ जाएगा? +1 ठीक है, सॉरी एक साइड आ जाएगा +1, एक साइड आ जाएगा -1। बाकी इसमें ये जो रूल है ये सिर्फ उस टाइम अप्लाई होता है जब दोनों साइड पर एक जैसे ही लाइगेंड्स हो, यानी कि यहाँ पर भी दोनों सेम है, यहाँ पर भी दोनों सेम है। अगर कोई अलग अलग आ जाएंगे लिगेंड्स तो हमें यहाँ पर इसका चार्ज क्या आना है वो हमें याद रखना होगा, यानी कि आपको इस सेंट्रल मेटल जो यहाँ पर एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को याद रखना होगा। तो जो यहाँ पर Ag है, सिल्वर की ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है? +1। ठीक है, तो इसलिए हमें उसकी यहाँ पर डायरेक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट हम यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम बनाते हैं, 2 लगे हैं यहाँ पर अमोनिया, सो ये बन जाएगा डाइअमाइन। ठीक है, डाइअमाइन ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, तो इसका नाम लगेगा सिल्वर, डाइअमाइन सिल्वर 1, फिर स्पेस, फिर इसका नाम यहाँ पर लगे हैं Cn, डाइसाइनो। अब देखिए इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, इसमें अब सिल्वर का नाम क्या बन जाएगा? दैट इज अर्जेंटेट। ठीक है, ये अर्जेंटेट, ये आपको ध्यान रखना है, यही एक इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम रहने वाली है, ऊपर वाला आपको चार्ज देखना है। ओके, तो आगे चलते हैं। ये वाला है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक जुड़े हैं अमोनिया, एक जुड़े हैं NO2, तो NO2 का नाम क्या हम यूज़ करेंगे? नाइट्राइटो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर N से अटैचमेंट है, एक और मैंने एग्जांपल इसीलिए यहाँ पर बताई है, यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैचमेंट है। उसके लिए हमें क्या करना है? इसका नाम पहले लिखते हैं, पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व कर लें। इसकी X, इसका होता है -1, सो -1 इंटू 3 -3, अमोनिया का 0, तो ये बन गया आपके पास +3। ठीक है, तो ये आपका नाम बन जाएगा यहाँ पर राइअमाइन इसके लिए। फिर इसकी बारी, नाइट्राइटो, अटैचमेंट N से है तो ऐसे N लगाएंगे, नाइट्राइटो ये N। आगे है कोबाल्ट, ऊपर तो कोई भी चार्ज नहीं है तो इसका नाम सिंपल यूज़ करेंगे कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। ठीक है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व कर दें पहले, X -1 और बाहर होगा चार्ज इस बार +2, क्योंकि यहाँ पर SO4 है तो सेम बन जाएगा +3। ठीक है, अब इसका नाम यूज़ करते हैं। इसमें फिर से आ गए 5 अमोनिया, तो ये बन गया पेंटाअमाइन। ठीक है, फिर लगा है एक ONO यानी कि नाइट्राइटो O, ऑक्सीजन से अटैचमेंट है। ठीक है, फिर आ गया हमारा कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 और बाहर है सल्फेट, सो बाहर लिख देंगे सल्फेट। ठीक है, ऐसे आपको IUPAC नेम्स लिखने हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान से इनको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो आगे चलते हैं। सो नाउ इसके बाद एग्जांपल है हमारे पास ये वाली, तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 बन जाएंगे पोटाशियम पॉजिटिव। ठीक है, और इस पर चार्ज आएगा PdCl4 2 नेगेटिव। तो यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं इस एलिमेंट की, दैट इज द, इसकी हो गई X और Cl की होती है -1 इंटू 4, दैट इज द -4। ऊपर है चार्ज 2 नेगेटिव, सो -2, ये 4 उस तरफ जाकर ऐड हो जाएगा, तो 4 -2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा +2। ठीक है, सो इसका अब हम यहाँ पर लिखते हैं IUPAC नेम। तो K के लिए पोटाशियम,
सिंपली। अब साथ में 4 जुड़े हैं Cl, तो Cl के लिए क्या लगाएंगे, क्लोराइडो, तो ये लग जाएगा 4 टाइम्स है तो टेट्रा क्लोराइडो। तो अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज आया है नेगेटिव, तो इसके नेम के एंड पर हम लगाएंगे 8, सो दिस बिकम्स द पैलेडेट। ठीक है, तो इसको अब हम नाम दे देंगे पैलेडेट। सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट साथ में लिख देते हैं, दैट इज द 2। ओके, कुछ और एग्जांपल्स हैं। अब है यहाँ पर वाटर। ठीक है, तो H2O के लिए हम यहाँ पर नेम यूज करते हैं, दैट इज एक्वा। ठीक है, तो यहाँ पर जुड़े हैं 6, तो इसके लिए आएगा नेम हेक्सा, ये एक्वा। ठीक है, ये है Ti और ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, तो इसका नेम जो होता है सिंपल ही यूज किया जाएगा, दैट इज द टाइटेनियम। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सोल आप लोगों को अब खुद करनी है। इसकी x वाटर के लिए 0, x प्लस 0 इज इक्वल्स टू द +3, सो वो बन गई 3। अब ये ओनली एक हमारे पास आयन है, तो इसके नेम के पीछे हम आयन भी जरूर लिखेंगे। ठीक है, सो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन। ओके, तो ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं। तो इतनी एग्जांपल्स अब अगर आप लोग ख्याल से पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ इन्हें सोल्व कर लेते हैं, तो आपकी IUPAC की एग्जाम में बिल्कुल ईजिली अटैम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी बारी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो चार्ज है Cl पर आएगा नेगेटिव और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सोल्व करते हैं, प्लेटिनम की हो गई x, अमोनिया के लिए 0, Cl का आ गया -1, और ये है यहाँ पर मिथाइल अमाइन। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को मिथाइल अमाइन की भी 0 यूज़ होगी। ठीक है, क्योंकि इस पर भी कोई भी चार्ज नहीं होता, ये अपना लोन पेयर ही शेयर करता है, तो ऊपर चार्ज था हमारे लिए +1, क्योंकि Cl सिर्फ एक ही अटैच था, तो ये उधर गया तो ये बन गया +2, ये ऐड हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व हो चुकी है। अब इनके नेम्स हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करने हैं, तो सबसे पहले अमाइन का आएगा, सो दिस बिकम्स द डाई अमाइन। ठीक है, फिर आएगा Cl का, क्योंकि ये C से शुरू होता है, सो दिस बिकम्स द क्लोराइडो। ठीक है, देन इसका नाम क्या आएगा, मिथाइल एंड अमाइन। ठीक है, सो दिस बिकम्स द मिथाइल अमाइन। अब यहाँ पर M हम सिर्फ एक ही यूज करेंगे। ठीक है, ओनली अमोनिया के जब हमें यूज करना है नेम, तो हम यहाँ पर 2 M लगाएंगे, अदरवाइज ओनली सिंगल M। इन सभी का नाम हो गया। देन दिस इज द प्लेटिनम, इस पर चार्ज भी है पॉजिटिव, तो सिंपल इसका नेम यूज करेंगे प्लेटिनम। ठीक है, तो प्लेटिनम, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 और बाहर है क्लोराइड। ठीक है, ये इसका नेम बन जाएगा डाई अमाइन क्लोराइडो मिथाइल अमाइन प्लेटिनम 2 क्लोराइड। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज, अब यहाँ पर जुड़ा है EN, तो EN मैंने आपको बताया था ये क्या है, इथेन 1,2 डाइअमाइन। ठीक है, अब जो इसका यहाँ पर ये जो लिगेंड अटैच है, दैट इज द EN, इसका जो नेम है उसके अंदर ऑलरेडी वर्ड यूज हो रहा है इथेन 1,2 डाइअमाइन। ठीक है, डाई वर्ड ऑलरेडी यूज है। जब किसी भी लिगेंड के नेम में डाई और ट्राई वर्ड्स ऑलरेडी यूज्ड हों, अगर बाहर भी वो 2 टाइम्स आ जाए, 3 टाइम्स आ जाए, तो हमें इसके लिए अब नेम्स यूज करने हैं, बिस फॉर 2 टाइम्स, रिस फॉर 3 टाइम्स। तो अब ये जुड़ा है यहाँ पर ये 3 टाइम्स, तो इसके लिए हम यूज करेंगे रिस, नॉट राई, ये नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये उसके नेम के अंदर यूज हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका नेम लगते हैं रिस। अब इसका नाम हमें ब्रैकेट में लिखना है, दैट इज द इथेन 1,2 डाइअमाइन। ठीक है, और हमारा जो मेटल एटम है पॉजिटिवली चार्ज है, तो सिंपली लिख देंगे कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ जाएगी 3 क्योंकि इसका होता है 0, तो बाहर लिखेंगे आयन। ठीक है, तो ऐसे हमें इसका नेम लिखना है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, तो आई होप कि इन सभी एग्जाम्पल्स के साथ आपका ये जो टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, वर्नर्स थ्योरी के बारे में कुछ एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ वी हैव द वर्नर्स थ्योरी। इसने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो बॉन्डिंग होती है उसके बारे में हमें कुछ जानकारी दी थी। तो इसने हमें क्या बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 2 टाइप की वैलेंसीज होती हैं। एक होती है उनमें प्राइमरी वैलेंसी,
जिसके साथ के उनके आयंस बन सकते हैं, जो कि उनके जितने आयंस बनेंगे उसके साथ रिलेटेड होती है, और ये उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग ही शो होती है प्राइमरी वैलेंसी, जो उनकी सिंपल वैलेंसी होती है, नॉर्मल वैलेंसी। और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी, जो कि नॉन आयनाइजेबल होती है, जितने के उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बने होते हैं, जो उनके साथ लिगेंड अटैच हुए होते हैं, एंड दिस कोरेस्पॉन्ड्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो ये दो टाइप की वैलेंसीज के बारे में हमें वर्नर्स थ्योरी ने बताया था। एग्जाम में इसके बारे में हमें या तो इन दोनों वैलेंसीज के बारे में ही पूछा जा सकता है, या फिर ये जो मैंने एक यहाँ पर प्रॉब्लम दी है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में दी जा सकती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉब्लम बहुत बार ही एग्जाम में आप लोगों को पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 1 मोल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, इसका हमें एग्जैक्ट फार्मूला यहाँ पर नहीं बताया गया है, मतलब कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो अंदर हैं वो इनमें से कौन से लिगेंड्स हैं। ठीक है, वो हमें यहाँ पर नहीं बताया गया। सो 1 मोल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सो 2 मोल ऑफ AgCl वाज प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, द फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। अब देखिए यहाँ पर AgCl के 2 मोल्स बने हैं। कैसे बने हैं? जब सिल्वर नाइट्रेट की इसके साथ रिएक्शन हुई। अब सिल्वर जो है वो सिर्फ Cl के साथ ही अटैच हो सकता है, और सिर्फ उसी Cl के साथ जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होंगे। तो मतलब बाहर 2 मोल्स फॉर्म हुए हैं, तो बाहर कितने Cl होंगे? 2Cl, बाकी का एक अंदर रह जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स का फार्मूला क्या बनेगा? 5 अमोनिया के अमोनिया अंदर रहेंगे, क्योंकि टोटल हमें करना है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, नॉर्मली ऑक्टाहेड्रल ही सारे होते हैं। तो बाकी के 2 जो Cl हैं वो रहेंगे बाहर। तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर ब्लैंक्स फिल करनी है, या फिर आपको MCQ बनाकर ये वाली प्रॉब्लम दी जा सकती है। सिंपल सी प्रॉब्लम है। ठीक है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, एक और इसी पर बेस्ड आ सकती है प्रॉब्लम। नेक्स्ट, प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड पर फॉर्मूला यूनिट इन एन एक्वस सोल्यूशन। इसमें से टोटल नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो यहाँ पर कितने बनेंगे, वो हमने सभी एग्जांपल्स में बनाए हैं, तो यहाँ पर एक बार फिर से बना देते हैं। तो En3, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? दिस वन, दैट इज द 3 पॉजिटिव, और साथ में क्या बनेंगे? 3Cl नेगेटिव। टोटल कितने आयंस हैं? एक ये है। ठीक है, यहाँ पर मेन जो अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि इसके अंदर वाले जो हैं लिगेंड्स, उनके आयंस बिल्कुल नहीं बनेंगे। एक ये है कंप्लीट, बाकी के ये हैं 3। सो दिस बिकम्स द टोटल 4 आयंस। सो देयर आर टोटल 4 आयंस इन दिस सोल्यूशन। ओके, सो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसने के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग को विद द हेल्प ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन के साथ इसने एक्सप्लेन किया है। तो इसके बारे में हम कुछ यहाँ से जानकारी लेते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ये जानकारी मिलती है कि मेनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मेनली 2 टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर्स शो होते हैं, एक होता है 4, एक होता है 6। ठीक है, उसके बारे में आगे मैं आपको बताता हूँ। तो जो यहाँ पर 4 वाले होंगे उनमें हाइब्रिडाइजेशन 2 टाइप की हो सकती है, जिनमें 4 लिगेंड्स जुड़े होंगे। या तो हो सकती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, या फिर हो सकती है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले होंगे उनकी शेप, ठीक है, उन सभी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की जो ज्योमेट्री होगी वो कौन सी रहेगी? टेट्राहेड्रल। ठीक है, और जो दूसरे होंगे DSP2 वाले उनकी होगी स्क्वायर प्लेनर। DSP2 का मतलब है कि एक जो यहाँ पर इनर d ऑर्बिटल यूज हुआ है, साथ में s और 2 p ऑर्बिटल यूज हुए हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से रट लेना है, ये एग्जाम में बहुत बार ही पूछा जाता है कि ज्योमेट्री क्या है कॉम्प्लेक्स की। अब हमें क्या है, वहाँ पर सिर्फ पूछा जाएगा कि ऐसे एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हमें एग्जाम्पल में दिया होगा स्टेटमेंट में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है NiCl4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो जब 4 है तो हमें यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। अब हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, जो Cl होता है वो एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। वैसे तो ये हमें किसी दूसरी थ्योरी से जानकारी मिलती है, बट ये हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, जिसके साथ कि इसका आंसर इजीली सोल्व हो जाता है। तो आपको याद रखना है Cl होता है वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, जब ये वीक फील्ड होता है तो जो अंदर वाला d ऑर्बिटल होता है वो यूज कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को की ये पेयरिंग हो पाना इसके लिए मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी फील्ड वीक है। ओके,
तो इसलिए हमारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनता है और इसमें ज़्यादा वहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए ये बनता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब कि ये जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं, हाई स्पिन होती है इनकी। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है कि अगर वीक फील्ड लिगेंड जुड़ा है जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन जैसे, तो ये आपको जानकारी साथ में बता देनी है, ठीक है। अगर यहाँ पर जुड़ गया CN जैसा कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग हैं, वीक है, वो मैं आपको इससे आगे बताता हूँ, ठीक है। अभी आप ये वाली 2-3 एग्जाम्पल से याद रखें। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज़ हो गया, तो DsP2, इसकी स्ट्रक्चर बनेगी स्क्वायर प्लेनर, तो वहाँ पर जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की गिनती भी वो है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो ये बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखनी है। ऐसे ही सिमिलरली अगर होगा हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है, उसमें भी ऐसा ही होगा। उसका जो अरेंजमेंट तो एक ही रहने वाला है, ऑक्टाहेड्रल, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन की 2 टाइप्स हैं। एक है sp3d2 जिसमें के बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, दैट इज हैं कि आउटर ऑर्बिटल्स। एक है यहाँ पर d2sp3 जिसमें के इनर डी ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं। सेम टू सेम जैसे हमने ऊपर था यहाँ पर देखा कि अगर इनर डी ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं तो कौन होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड और कौन होगा लो स्पिन एंड डायमैग्नेटिक। सेम ही यहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड जुड़े होंगे लिगेंड्स, ठीक है, और स्पिन क्या होगी, लो स्पिन होगी। जैसे कि अमोनिया भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो फिर से आ गया यहाँ पर फ्लोरीन एक वीक फील्ड है, तो वीक फील्ड है तो हाई स्पिन होगी और आउटर ऑर्बिटल्स यूज होंगे, ठीक है। तो ये जानकारी याद कर लें, सिर्फ एग्जाम में इतना ही हमें मोस्टली सिर्फ इतना ही एग्जाम में यह पूछा जाता है। इस साल तो वैसे भी आपको सभी प्रॉब्लम्स हैं जो वो शॉर्ट आंसर टाइप ही आने वाली हैं, तो ऐसी ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। बाकी मैंने बोलकर आपको बता दिया है कि ऐसा क्यों होता है, उसको ध्यान से सुनिए और इसे अच्छे से याद कर लें, ठीक है। इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको सोल्व कर बता देता हूँ कि ये सभी कुछ अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो हमें इस तरह से इसे एक्सप्लेन करना है। ये आपको स्टेटमेंट आने वाली है एग्जाम में कि बॉन्डिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ VBT एक्सप्लेन, ठीक है। हमें इस कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग एक्सप्लेन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द VBT थ्योरी और इसकी शेप बतानी है, स्पिन बतानी है, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स में जुड़ा है कोबाल्ट, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने, वो आ जाएगी +3। आप लोगों को इतना तो आ गया होगा अब तक। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने सोल्व की और यहाँ पर कोबाल्ट की वैसे होती है, यहाँ पर हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, 4s2 3d7, ठीक है। 3 पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग इसमें से इलेक्ट्रॉन 2 ये रिमूव हुए और यहाँ से एक हो गया, ये बन गई D6, ठीक है। अब देखिए इसमें है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दैट इज द 3d6, ठीक है। 3d6 के अकॉर्डिंग ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन हमने डी ऑर्बिटल में रखे हुए हैं। अब यहाँ पर अमोनिया आया है, तो अमोनिया होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वो यहाँ से इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को पीछे वाले ऑर्बिटल्स में यहाँ पर है कि यहाँ पर आ जाएंगे, तो इनकी हो जाएगी यहाँ पर पेयरिंग, तो ये दोनों ऑर्बिटल्स हो जाएंगे एम्प्टी। तो मतलब इनर डी ऑर्बिटल्स हमारे लिए एम्प्टी हो चुके हैं, वो भी 2, तो ये दोनों D2 फिर S और फिर P3, टोटल 6 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इनर डी ऑर्बिटल्स हैं। अगर वो वीक फील्ड होता तो यहाँ से 4D यूज हो जाते, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसमें से 2D ऑर्बिटल्स फिर 4s जो कि अगला शेल है और 4p, इन 6 के 6 ने यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में लिया है पार्ट, तो यहाँ से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती है और इनर ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, तो इसमें अब कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बन जाएगा हमारे लिए डायमैग्नेटिक, ठीक है। एंड अगर इसकी आपको मैग्नेटिक मूवमेंट या फिर स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट या फिर ओनली स्पिन पूछी जाए तो आप लोगों ने फॉर्मूला यूज़ करना है, इसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल म्यू, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो आपको यहाँ से सोल्व होंगे। यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो इसकी यूनिट्स होती हैं बोहर मैग्नेटॉन Bm, वो आप यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई भी आ जाए कॉम्प्लेक्स, अगर वीक फील्ड होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेंगे, आगे आ जाएंगे, आगे से आपको डी ऑर्बिटल यूज़ कर लेने हैं, सिंपल है, ठीक है। इसकी एक बार प्रैक्टिस करें और इसीलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ, इस यूनिट के नोट्स आप लोगों को वीडियो के साथ बनाने हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली जो कुछ भी है वो सोल्व करने वाला है, तो प्लीज़ इसे साथ साथ में बनाएं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सुनाओ, अब इसके बाद है हमारे पास CFT थ्योरी। तो CFT क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, ठीक है। तो इसने हमें क्या बताया कि इसने बिल्कुल ही हमें एक ऑपोजिट वे के साथ हमें
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग के बारे में जानकारी दी। इसने हमें बताया कि वहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की या फिर कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बिल्कुल नहीं बनते। वहाँ पर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के साथ ही बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस होती हैं। तो इसने हमें बताया कि जब लिगेंड्स होते हैं जो वो डी ऑर्बिटल्स के आसपास कोई भी डिफरेंट अरेंजमेंट बनाते हैं तो डी ऑर्बिटल्स की वहाँ पर हो जाती है स्प्लिटिंग इनटू द टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पहले ये थे हमारे 5 डी ऑर्बिटल्स जो कि स्फेरिकल फील्ड में है। स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर लिगेंड्स की, तो हम यहाँ पर फील्ड वर्ड यूज़ करते हैं। तो स्फेरिकल फील्ड सभी डायरेक्शंस में ही सेम रहती है, तो इसलिए इन सब की एनर्जी सेम है, इसे हम बोलते हैं डी जेनरेट ऑर्बिटल्स। जब हम इन्हें रख देते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में अब क्या होगा कि ऑक्टाहेड्रल में सभी डायरेक्शन में से सेम फील्ड बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो क्या होगा कि डी ऑर्बिटल्स में 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी हो जाएगी हाई और बाकी के जो होंगे डी ऑर्बिटल्स उनकी एनर्जी हो जाएगी लो। तो जो यहाँ पर लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं उनको हम नाम देते हैं T2G ऑर्बिटल्स, और जो हाई एनर्जी वाले हैं उनको हम नाम देते हैं यहाँ पर EG ऑर्बिटल्स। इन दोनों में जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज नोन एज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSC। ठीक है, इसे हमने O यहाँ पर लिखा है, O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी नॉर्मल एनर्जी थी उससे 2/5 ऑफ दिस CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 2/5 पार्ट का गैप रहता है इस तरफ से और बाकी का गैप रहता है यहाँ से 3/5। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। तो ऐसे ये 2 ऑर्बिटल्स में यहाँ पर स्प्लिटिंग हुई होती है। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर करते हैं फिलअप, बाद में हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऑक्टाहेड्रल की जगह पर आपको कुछ पूछा जाए फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वैसे मोस्टली इसके बारे में ही पूछा जाता है, इसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो अप्रोक्सीमेटली इस ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग एनर्जी से 4/9 टाइम्स होती है। मतलब इससे जो वो है वो उसकी एनर्जी वो लो होती है, 4/9 टाइम्स होती है। ठीक है, हाफ से भी कम होती है। ठीक है, एंड इस फील्ड में टेट्राहेड्रल में T2 वाले ऑर्बिटल्स ऊपर आएंगे और ये E वाले ऑर्बिटल्स आएंगे नीचे, इसमें ऑपोजिट रहेगा। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का यहाँ पर अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पर कौन से लिगेंड्स यूज किए हैं। सो अगर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स को तो ये जो एनर्जी है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी इंक्रीज, काफ़ी हाई रहेगी। अगर हम यूज़ कर रहे हैं वीक फील्ड लिगेंड्स को तो ये जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसकी वैल्यू रहने वाली है लो। ठीक है, स्मॉल रहने वाली है। तो ये हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स। तो इस साइड के मोस्टली हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड और इस साइड के हम अज्यूम कर लेते हैं वीक फील्ड। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ यहाँ पर आयोडीन और Cl लिखे हैं, फ्लोरीन भी आएगा, सभी हेलोजेंस आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने अगर पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को अगर यूज़ करना है तो वो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी। इतनी आपने ज़रूर याद रखनी है, यही मोस्टली एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगर हो सके तो आप उस सीरीज़ को कंप्लीट भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस पर बेस्ड आपको जो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स पूछी जाती है उनको हम कुछ देखते हैं किस बेसिस पर इस थ्योरी में से हमें प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। सो नाउ तो हमारे पास बनते हैं अब यहाँ पर 2 डिफरेंट केसेस। अगर जुड़ा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी लार्ज। ठीक है, यानी कि जो डी ऑर्बिटल्स के हैं दोनों लो एनर्जी एंड हाई एनर्जी वाले सेट्स उनमें एनर्जी का काफ़ी गैप होगा। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पर रखना होगा, ठीक है ना, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, तो हमारे लिए यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू लो रहेगी दैन द क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। तो जिसकी वैल्यू लो है वही चीज़ वहाँ पर होगी। तो इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी लो है, तो इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर हो जाएगी पेयरिंग। अगर इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है यहाँ पर पेयरिंग तो इसका मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की गिनती जो है वो हो जाएगी कम, तो कॉम्प्लेक्स बनेगा लो स्पिन। ठीक है, यानी कि डायमैग्नेटिक भी बन सकता है। इसी के ऑपोजिट अगर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी हुई स्मॉल यानी कि वीक फील्ड, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि वीक फील्ड के साथ आप लोग याद रख लें
वीक फील्ड वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं हाई स्पिन, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले होते हैं लो स्पिन। ये तो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि वीक फील्ड होने के साथ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी लो, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले शेल में ही जाएंगे, इसकी बजाय कि उनकी पेयरिंग हो सके, ठीक है, उसकी बजाय वो ऊपर वाले शेल में ही चले जाएंगे। इसको सोल्व कर देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर करते हैं सोल्व। तो D4 इलेक्ट्रॉनिक है हमारे पास, ये कन्फिगरेशन, यानी कि हमें D में 4 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। एक केस है यहाँ पर जुड़े हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की यह पेयरिंग। हमने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन में से एक 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 यहाँ पर रखा, और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो भी यहीं पर रख दिया, क्योंकि ऊपर जाने के लिए एनर्जी का गैप काफ़ी हाई है, तो यहाँ पर रखना हमारे लिए ईजी था, क्योंकि ये वाली एनर्जी हाई है देन द पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया फिलअप, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, T2G में है 4 इलेक्ट्रॉन, EG में है 0 इलेक्ट्रॉन। अगर यहीं पर होते वीक फील्ड लिगेंड्स, तो ये जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ की बजाय ऊपर जाता, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनती, T2G में होते 3 इलेक्ट्रॉन, EG में होता 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर कितने हैं, ओनली 2, तो ये बन गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये बन गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं, स्पिन पूछ सकते हैं, लो स्पिन हाई स्पिन पूछ सकते हैं, कुछ भी इनमें से आप लोगों को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग सब कुछ साथ में ही नोट डाउन ज़रूर कर रहे हैं, तो ही आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होने वाली है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सो नाउ इसी से ही रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर भी आप लोगों को MCQ पेपर में आ चुके हैं कि ट्रांजिशन मेटल आयंस अब्जॉर्ब द स्पेसिफिक कलर वेवलेंथ फ्रॉम द विजिबल लाइट, सो दे हैव डिफरेंट कलर्स, ठीक है। बट कौन सी वेवलेंथ अब्जॉर्ब होगी, दिस डिपेंड्स अपॉन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन T2G शेल में से एक्साइट होकर EG शेल में जाएगा, ठीक है ना। तो जितना उसमें एनर्जी का गैप होगा उस पर ही डिपेंड करेगा। जो वेवलेंथ्स अब्जॉर्ब हुई हैं उसके ऑपोजिट जो होंगी वेवलेंथ्स, सो वो हमें कॉम्प्लेक्स का रंग दिखाई देगा। सो दैट कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द अब्जॉर्ब्ड वन। यानी कि अगर हम बात करें विबग्योर की, ठीक है, तो अगर येलो रेडिश में से कुछ अब्जॉर्ब हुई हैं वेवलेंथ, तो हमें ब्लूइश रंग कोई भी दिखाई देगा। अगर ब्लूइश पार्ट में से अब्जॉर्ब हुई हैं तो हमें रेडिश पार्ट जैसा कोई ना कोई रंग उसके ऑपोजिट दिखाई देगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर याद रखना है कि अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है हमारी लार्ज, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जुड़े हैं, तो वीक वाला आप लोगों को खुद बना लेना है केस। तो एक्साइटेशन एनर्जी भी होगी लार्ज, ठीक है ना। अब आप लोगों को याद होगा कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो दैट इज नोन एज H/c बाय वेवलेंथ, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट ओवर वेवलेंथ। सो वेवलेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, तो एनर्जी इज लार्ज बट वेवलेंथ इज स्मॉल। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा लिगेंड, उतनी ही छोटी वेवलेंथ वो अब्जॉर्ब करेगा। तो छोटी वेवलेंथ मतलब कि ब्लूइश पार्ट में से वो रंग को अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ऐसे एक एग्जांपल है जो आप लोगों को सोल्व कर कर अभी हम देखते हैं। इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोल्व करनी है इस सेंट्रल मेटल एटम की, ठीक है। तो बिल्कुल ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम इसके बना लेते हैं आयंस। तो K4 है, तो इसका आयन क्या बन जाएगा, MnCnOut6 4 नेगेटिव। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, Cn का होता है -1, तो -4, तो ये बन गया आपके लिए +2। तो Mn+2 की इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज द 25। तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो भी s वाले जाएंगे, तो D बन गया 5। अब देखिए यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो हमने अभी अभी रीड किया है स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर होनी चाहिए, ये पेयरिंग होनी चाहिए, लो स्पिन बनेगा कॉम्प्लेक्स। तो ये थे दोनों, यहाँ पर ये थे लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स T2G, और ये थे हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स EG, ठीक है। अब सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखते हैं। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये वाला गैप होगा हाई, तो मतलब आगे वाले इलेक्ट्रॉन भी यहीं पर आ जाएंगे, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अगर 6 से ज़्यादा होते फिर 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऊपर जाता, बट हमारे पास तो है ही ओनली 5,
तो ये बन गया T2G5 एंड Eg0। अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो ओनली वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज ए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अगर इसकी आप लोगों ने स्पिन सोल्व करनी हो तो वो वही आपको म्यू वाला फार्मूला लगा देना है, तो म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स मैं आपको इस यूनिट में से बता देता हूँ, बाकी हमारे टॉपिक्स ऑलरेडी सभी हो चुके हैं। इसके बाद ये एक प्रॉब्लम बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है, इसमें है कि निकल डज नॉट फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस विद लो स्पिन। लो स्पिन वाले जो हमने अभी अभी यहाँ पर है सोल्व किए, वो वाले कॉम्प्लेक्सेस निकल में क्यों नहीं फॉर्म होते मोस्टली? क्योंकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए हम अगर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, तो यहाँ पर इनर डी ऑर्बिटल्स यूज होंगे, तो D2sp3 उसकी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है Ni2 पॉजिटिव मोस्टली, तो उसमें डी में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8, तो ये बचे दोनों। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर करवा देते हैं कि एक ही ऑर्बिटल में शिफ्ट, यानी कि इनकी हो जाएगी यहाँ पर ये पेयरिंग, तो ओनली एक ही डी ऑर्बिटल एम्प्टी बचता है, हमें चाहिए दो, तो सिर्फ एक ही बचा है, तो इसीलिए ये यहाँ पर एक भी यूज़ नहीं हो पाता, तो फिर ये अपना आगे वाला डी ऑर्बिटल यानी कि 4d में से ही यूज़ हो जाते हैं दोनों डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, सो देयरफॉर इसके लो स्पिन वाले कॉम्प्लेक्स बनाने मुश्किल है। ठीक है, निकल के एक और प्रॉब्लम है, ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई है कि द पाई कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें कि जो हमारे पास होते हैं पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स, वो बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो एक टाइप से यहाँ पर बॉन्ड बना लेते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, आर नोन फॉर द ट्रांजिशन मेटल्स ओनली, क्योंकि इनमें होते हैं एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। ये हमने बहुत बार रीड किया है कि ट्रांजिशन मेटल्स यानी कि डी ब्लॉक के जो भी होते हैं मेटल्स, उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। सो लिगेंड्स हैविंग द पाई इलेक्ट्रॉन्स लाइक द इथीन बेंजीन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू दीज ऑर्बिटल्स एंड फॉर्म द पाई कॉम्प्लेक्सेस। तो मेन रीजन आपके पास है, बाकी आप इसके साथ खुद जोड़कर कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, एक दो प्रॉब्लम्स मैं आपको यहाँ से और बता देता हूँ। सो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इसमें जो है एक न्यू और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ द बैक बॉन्डिंग है, जिस पर के मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में से ओपन कर देख सकते हैं। तो एक लिगेंड है CO यानी कि कार्बोनाइल, ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन है, इज स्ट्रोंगर कॉम्प्लेक्स इज स्ट्रोंगर कॉम्प्लेक्सिंग रीजेंट देन अमोनिया। वाई? ठीक है, अब देखिए ये जो CO है इज गुड सिग्मा डोनर मतलब कि ये नॉर्मल जो बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर कर, वो तो होता ही है, एंड ए गुड पाई एक्सेप्टर आल्सो, ये सेंट्रल मेटल एटम के फिल्ड डी ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स में भी जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है। इसके जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं दैट इज द पाई और द पाई स्टार ऑर्बिटल्स, उसमें मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो है वो शेयर हो जाती है, तो इसमें एक टाइप से बैक बॉन्ड भी बन जाता है। यानी कि एक तो CO ने बॉन्ड बनाया विद द सेंट्रल मेटल एटम, एक बाद में सेंट्रल मेटल एटम ने इसके साथ भी जो है वो यहाँ पर बॉन्डिंग करनी शुरू कर दी, तो इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। इसीलिए इनका जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है दैट इन द केस ऑफ द अमोनिया के बजाय। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है इस यूनिट में से, तो इसके साथ आपका ये कंप्लीट यूनिट हो जाता है। तो प्लीज़ इसके नोट्स बनाएं, इन सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करें, इसी में से ही आपको प्रॉब्लम है जो वो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, अपने व्यूज़ को शेयर कीजिए। अगर आपके पास कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और कुछ भी आपको इसमें से ये पूछना हो वो भी आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।